में हम यूजी को देखते हैं, जिसके सामने एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट था। यूजी उस कर्स से दूर भागता है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद रहा था, तभी वो कर्स यूजी को अपने हाथ में पकड़ लेता है। लेकिन अचानक ही उस कर्स को कोई मार देता है, जिससे वो यूजी के ऊपर ही गिरता है। इस कर्स को यूता ने मारा था, जो कि असल में यहाँ यूजी को मारने आया है। कहानी अब कुछ समय पीछे जाती है। हम जेनिन घराने के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को देखते हैं, जो बात कर रहा था कि माँ की अभी तक मरी या नहीं। वैसे ऐसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए जो घर के मर्दों की बात नहीं सुनती। उससे अच्छी तो माई है, जिसे कम से कम पता तो है कि वो एक लड़की है। नाओया को यहाँ पर जिनिची और ओजी जेनिन भी मिलते हैं, जो उसे डांटते हैं कि तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। नाओया बोलता है कि किसे फर्क पड़ता है, सबको मालूम है कि जेनिन घराने का अगला वारिस मैं ही हूँ। मेरे सारे बड़े भाई किसी काम के नहीं हैं। अंकल ओजी, आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, बस 2 बेटियां हैं। और जिनिची, तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है, अपने भाई तोजी से बिल्कुल उल्टी। नाओया की बातें सुन ये गुस्सा हो जाते हैं, और असल में ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 के सॉर्सरर्स हैं। तभी इन्हें खबर दी जाती है कि जेनिन घराने के हेड नाओबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब उनकी वसीयत पड़ी जाएगी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके बाद नाओया को जेनिन घराने का अगला हेड बना दिया जाए। सारी जमीन जायदाद और कर्स्ड टूल्स जो कि जुजुत्सु हाई की तिजोरी में रखे हैं, उन पे नाओया का हक होगा। लेकिन अगर किसी कारण से सातोरू गोजो की मौत हो जाती है या उसे कुछ बीमारी हो जाती है, तो तोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमी को जेनिन घराने का हेड बना दिया जाएगा और सारी जायदाद भी उसके नाम हो जाएगी। ये बात सुन नाओया को अच्छा नहीं लगता। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस समय टोक्यो में है और यूजी की तलाश में गया है। अब नाओया प्लान बनाता है कि वो यूजी और मेगुमी दोनों को ही मार देगा। इस समय टोक्यो के अंदर लाखों कर्स स्पिरिट घूम रहे हैं, तो कोई सवाल नहीं करेगा कि मेगुमी कैसे मरा। एक बार मेगुमी मर गया तो उसकी जायदाद हड़पने वाला और कोई नहीं होगा और जेनिन घराने का मुखिया सिर्फ मैं बनूंगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं, जो अकेला बैठा था। चोजो उसके पास आके पूछता है कि अब उसके घाव कैसे हैं। यूजी बोलता है कि अब वो ठीक है, शायद सुकुना की वजह से, और वो उसकी पावर बढ़ते हुए भी महसूस कर सकता है। वो यूजी से वापस जुजुत्सु हाई चले जाने को बोलता है। यूजी कहता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि सुकुना मेगुमी के खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहा है और मेरे हाथों ना जाने कितने मासूम मारे गए हैं। मैं अब किसी के पास नहीं जा सकता। मैंने तो तुम्हारे भाइयों को भी मारा था चोजो। चोजो कहता है कि वो एक गलत फहमी थी, वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते क्योंकि हम भाई हैं और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। यूजी कहता है कि चलो अभी तो हमें यहाँ से कर्स स्पिरिट्स को खत्म करना है। इसके बाद यूजी शहर में भागता रहता है, जिससे कई सारे कर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ स्पिरिट्स को तो वो एक मुक्के में ही मार देता है। वो अपने पीछे कई सारे कर्सेस को भगाते हुए अंडरग्राउंड ब्रिज में ले आता है, जिसकी दूसरी साइड चोजो खड़ा था। वो अपने पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से एक शॉट में ही उन सबको मार देता है। एक कर्स चोजो के पीछे आता है तो यूजी उसे मुक्का मार के खत्म कर देता है। चोजो मन में सोचता है कि जब तुम मुझसे लड़े थे तब भी बहुत पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, फिर भी तुम एक डीमन गॉड हो। मेरे छोटे भाई से मैंने यही उम्मीद की थी। वो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर नाओया आ जाता है और पूछता है कि मेगुमी कहाँ है, वो अब तक नहीं आया क्या? और तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे नहीं? यूजी पूछता है कि हम भागेंगे क्यों? तो नाओया बताता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है क्योंकि अब गोजो यहाँ नहीं है, तो तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। गोजो के डर की वजह से हायर अप्स ज्यादा उंगली नहीं करते थे। नाओया आगे कहता है कि वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था, पर अब तुम्हें भी ठिकाने लगा ही देता हूँ। तभी वो यूजी के पीछे आकर उसे मुक्का मार देता है। चोजो उस पे अटैक करने जाता है तो वो उसके भी पीछे पहुँच जाता है और उस पे मुक्कों की बारिश कर देता है। नाओया इन दोनों से काफी तेज था। चोजो कहता है कि उसके पास जरूर कोई टेक्निक होगी। नाओया मन में सोचता है कि ये यूजी तो सुकुना का वेसल है, पर ये दूसरा बंदा कौन है? तभी इन्हें एक जोरदार कर्स एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कि कहीं ये मिस्टर गोजो तो नहीं, पर वो मुड़ के देखते हैं तो ये असल में यूता था। वो बिल्डिंग से नीचे छलांग मारता है तो जमीन में गड्ढा हो जाता है। नाओया बोलता है कि तुम यूता हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम मिला है। नाम सुनकर यूजी को याद आता है कि ये तो 2nd ईयर का स्टूडेंट है और ये एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, बिल्कुल मिस्टर गोजो की तरह। नाओया यूता से कहता है कि मैं भी यूजी को मारने ही आया था, पर अब तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। चोजो अब यूजी से बोलता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, मैं इस नाओया को संभालता हूँ। पर वो यूता बिल्कुल गोजो की तरह है, अगर तुम उससे लड़ोगे तो जरूर मारे जाओगे। यूजी अब यहाँ से भागने लगता है, पर यूता उसके ठीक पीछे ही था।
इधर चोजो अपनी ब्लड टेक्निक से नाओया पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है और बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना, पियर्सिंग ब्लड को छोड़ के उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है और पियर्सिंग ब्लड को चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। चोजो कहता है कि तुम अपनी सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई पर हमला करके यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे। इधर यूता ने यूजी को पकड़ लिया था और यही सीन हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जहां वो कर्स से नहीं बल्कि यूता से बच के भाग रहा था। यूजी और यूता में फाइट होने लगती है और यूजी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। यूता दिखने में भले ही कमजोर है, लेकिन उसकी कर्स एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। ये असल में यूजी का बिल्कुल ओपोजिट है, जो वैसे तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन उसमें इतनी कर्स एनर्जी नहीं है। यूता बोलता है कि मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आईज है, तो जब भी वो कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म नहीं होती, इसीलिए वो नंबर 1 है। मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है लेकिन उनकी कभी नहीं। यूता अब फिर से यूजी पर हमला कर देता है। क्योंकि यूता की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा है तो यूजी समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कब कौन सा अटैक करेगा। उसका हर अटैक जानलेवा हो सकता है और यूता पर किसी हमले का कोई असर भी नहीं होगा। लेकिन यूजी भी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। अब यूजी भी एक चाकू उठा लेता है। गोजो ने उसे बताया था कि कुछ सॉर्सरर्स हथियार का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एनर्जी कंट्रोल करना आना चाहिए। यूजी अब अपने चाकू को आगे करके यूता की कटाना रोक लेता है, पर यूता बोलता है कि तुम कटाना पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो और उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। यूजी अब लात मार के उसकी कटाना तोड़ देता है, जो देख यूता हैरान था। आखिर यूजी भी गोजो सेंसे का स्टूडेंट है। यूजी अब सोचता है कि बिना हथियार के वो यूता से ठीक से लड़ पाएगा और वो यूता पर अटैक करने भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा सा कर्स आके उसे पकड़ लेता है। ये असल में रीका थी। यूजी को समझ नहीं आता कि ये रीका कहाँ से आ गई। उसने यूजी को ऐसे पकड़ा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। यूता अब अपनी टूटी तलवार लेके ही आगे बढ़ता है और उसे यूजी के सीने में घुसा देता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी, और यूजी की मौत हो जाती है। और यूजी के अंदर बैठे सुकुना को भी हम देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाओया अपनी सुपर स्पीड से चोजो की धुलाई कर रहा था। चोजो को उसकी टेक्निक ही समझ नहीं आ रही थी, पर इतनी मार खाने के बाद भी वो वापस खड़ा हो जाता है। नाओया कहता है कि तुम कितने अड़ियल हो, आखिर तुम हो क्या? तो चोजो बोलता है कि मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ। चोजो अब फ्लोइंग रेड स्केल नाम की टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और नाओया की सुपर स्पीड को देख सकता है। नाओया फिर से उस पर अटैक करने जाता है और इस बार चोजो ने उसे पकड़ ही लिया था, पर नाओया उसके पेट में चाकू मार देता है, जिससे चोजो का खून निकलने लगता है। नाओया कहता है कि तुम बहुत अड़ियल हो, तो मुझे हथियार इस्तेमाल करना पड़ा। तुम ब्लड मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर सकते हो ना, तो अपने बहते हुए खून को भी आराम से रोक ही लोगे, पर देखते हैं कि इस हालत में तुम कब तक लड़ पाओगे। वैसे मैंने चाकू इस्तेमाल किया, ये बात किसी को बताना मत। जो सॉर्सरर्स हथियार लेके घूमते हैं वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बड़े भाई भी ऐसे ही बेशर्मों की तरह घूमते रहते हैं और इनकी हिम्मत देखो कि ये तोजी को गालियां देते थे। चोजो पूछता है कि तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो क्या? नाओया कहता है कि हाँ बिल्कुल, बड़ा भाई जो छोटे भाई से भी कमजोर हो उसे तो डूब के मर जाना चाहिए। चोजो बोलता है कि हो सकता है कि उन बड़े भाइयों की वजह से ही आज तुम इतने पावरफुल हो। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए रोल मॉडल होता है। अगर वो किसी गलत रास्ते पे जाता है तो वो छोटे भाइयों को उस पे जाने से रोकता है। अगर वो किसी सही रास्ते पे जाता है तो छोटे भाई उसे फॉलो करते हैं। हो सकता है तुम इतने स्ट्रांग इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर हैं। तुम पूछते हो कि मैं इतना अड़ियल क्यों हूँ? क्योंकि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। नाओया की नजर नीचे जाती है कि चोजो का खून तो सब जगह फैल गया था। चोजो आगे कहता है कि भले ही मैं कितनी भी गलतियां करूं, मुझे अपने भाइयों से आगे रहना पड़ता है, इसीलिए मैं इतना स्ट्रांग हूँ। तभी यहाँ पर खून की बाढ़ आ जाती है। नाओया को समझ नहीं आता कि इतना खून बहने पर भी चोजो जिंदा कैसे है। उसे पता ही नहीं है कि चोजो एक डेथ पेंटिंग बूम है, जो कि कर्स और इंसान के बीच के हाइब्रिड्स होते हैं और ये अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में बदल सकते हैं। जब तक इनके पास कर्स एनर्जी है ये खून बहने से नहीं मरते। नाओया चोजो के ब्लड से किसी तरह भागता रहता है, लेकिन अचानक ही उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। जमीन में पड़ा खून ग्लू की तरह उसे चिपका देता है और फिर चोजो उस पे पियर्सिंग ब्लड से अटैक करने लगता है। नाओया के पास भी असल में अपने फादर वाली 24 FPS टेक्निक है, जिसमें वो 1 सेकंड के अंदर 24 मूव्स कर सकता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि चोजो
चोजो के पास सुपरनोवा टेक्निक है जो उसने 150 सालों की मेहनत से बनाई है। इसमें वो टारगेट पर हर तरफ से अटैक कर सकता है। नाओया भी इसकी चपेट में आ जाता है। चोजो अब नाओया को जान से मारने ही वाला था, पर अचानक ही यूता उसके पीछे से आता है और एक मुक्का मार के उसे सुला देता है। वो अपने साथ यूजी की बॉडी भी लाया था। नाओया को उल्टी होने लगती है क्योंकि चोजो कोई इंसान नहीं है, तो उसका ब्लड नाओया के लिए पॉइजन का काम कर रहा था। यूता बोलता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मेरी रिवर्स कर्स्ड टेक्निक से मैं दूसरे लोगों को भी हील कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें खुद हायर अप्स को जाके बताना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया है। इसके बाद हम यूजी का एक विजन देखते हैं जब वो एक छोटा बच्चा था। वो अपने फादर जिन को देखता है। तभी यहाँ यूजी के ग्रैंडपा वासुके आ जाते हैं जो जिन से कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ कैसे भी जियो, लेकिन उस औरत से दूर रहो वरना तुम मारे जाओगे। जिन कहता है कि बच्चे के सामने तो ऐसी बातें मत करो, बच्चों को बहुत कुछ याद रहता है। वासुके कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें एक बच्चा चाहिए था, लेकिन काओरी की मौत। और तभी यहाँ एक औरत आ जाती है जो पूछती है कि क्या हुआ ससुर जी। ये असल में यूजी की मदर काओरी है और इसके माथे पर भी हम वैसे ही निशान देख सकते हैं जैसे नकली गेतों के माथे पर हैं। खैर, ये सपना यहीं खत्म होता है और यूजी की आंख खुल जाती है और यूता उसके बगल में ही बैठा हुआ था। वो बोलता है कि शुक्र है तुम जिंदा हो। वो आगे बताता है कि कुछ महीनों पहले की बात है जब गोजो सेंसे मुझसे मिलने आए थे और कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तो मैंने तुमसे लड़ने का बस नाटक किया था। गोजो ने बोला था कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो यूता तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर्स का ख्याल रखना, बाकी तो हकारी खुद को संभाल सकता है। यूता बोलता है कि आप गोजो सेंसे हो, आपको क्या ही होगा। गोजो कहता है कि खासकर यूजी का ख्याल रखना, वो तुम्हारी तरह ही है, उसको भी एक बार मौत की सजा मिल चुकी है, इसलिए यूता ने यूजी को मारने का नाटक किया। अगर वो मना करता तो किसी और को उसे मारने भेजा जाता। हायर अप्स भी कोई बुद्धू नहीं है। मैं तुम्हें सच में मारूं इसके लिए मैंने उनके साथ बाइंडिंग वाउ ली थी, इसलिए मुझे तुम्हें सच में मारना पड़ा। यूजी पूछता है कि तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ। यूता बोलता है कि रिवर्स कर्स्ड टेक्निक की वजह से। उसने यूजी का दिल बंद होते ही उसे तुरंत हील कर दिया था। इससे हायर अप्स को दी हुई कसम भी रह गई और यूजी भी नहीं मरा। यूजी के लिए मर के जिंदा होना कौन सी नई बात है। और ज्यादा लोग ये नहीं जानते कि यूता ऐसे दूसरों को हील भी कर सकता है। कभी न कभी तो लोगों को पता चल ही जाएगा, पर फिलहाल तो यूजी दुनिया के लिए मर चुका है। यूजी पूछता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया। तो यूता कहता है कि जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वो तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरे पास भी एक समय खतरनाक पावर थी, लेकिन तुम्हारी पावर तुम्हारी अपनी नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। तभी मेगुमी यहाँ आ जाता है और यूजी से कहता है कि हम जुजुत्सु हाई वापस जा रहे हैं, हम तुम्हें छुपा के अंदर ले जा सकते हैं। यूजी बोलता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि शिबुया कांड में इतने सारे लोग मेरी वजह से मारे गए। मेगुमी बोलता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम हार नहीं मान सकते। हम कोई हीरोज नहीं हैं, हम जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं। हमें कोई नहीं समझ सकता, हमें लोगों की मदद करते रहना होगा, ये साबित करने के लिए कि हमारा भी वजूद है। यूजी मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि फिर तुम पर भी खतरा आ जाएगा। मेगुमी अब बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नकली गेतो यानी केंजाकू ने एक किलिंग गेम शुरू कर दिया है जिसमें जुजुत्सु सॉर्सरर्स एक दूसरे को मार सकते हैं और इसका नाम है कलिंग गेम। और मेगुमी की बहन सुमिकी को भी जबरन इस गेम का हिस्सा बना दिया गया है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद हमें कलिंग गेम के कुछ रूल बताए जाते हैं, जैसे सभी खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर इसमें एंटर करना है। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसकी कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाएगा जिससे खिलाड़ी की मौत हो जाएगी। पार्टिसिपेट करने के लिए इन्हें कॉलोनी में आना है। कोई किसी को मारेगा तो उसे पॉइंट्स मिलेंगे। और भी रूल्स हैं जिन पे हम आगे बात करेंगे। यूजी अब यूता से कहता है कि सुकुना मेगुमी के लिए कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। शिबुया में मुझे सुकुना की कई सारी फिंगर्स खिला दी गई थी जिससे सुकुना ने मेरी बॉडी पर कंट्रोल ले लिया था। अब मेरे अंदर सुकुना की 15 फिंगर्स हैं। मुझे यकीन है कि अब सुकुना मेरी बॉडी पे कंट्रोल नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर मैं कभी सुकुना बन जाऊं तो तुरंत ही मुझे मार देना। यूता कहता है कि ठीक है। यूजी अब मेगुमी से पूछता है कि अब हमें क्या करना है। मेगुमी बोलता है कि सबसे पहले तो हमें जुजुत्सु हाई वापस जाके मास्टर टेंजन से मिलना है। उनसे पूछना है कि हम गोजो को फिर से आजाद कैसे कर सकते हैं और केंजाकू आखिर क्या प्लान कर रहा है, कलिंग गेम में वो क्या करने वाला है। इन सवालों के जवाब मास्टर टेंजन ही दे सकते हैं। यूजी पूछता है कि मिस यूकी को ये बात पता है क्या। तो मेगुमी बोलता है कि ये आइडिया यूकी का ही है, वो पहले से जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है। यूजी बोलता है कि मास्टर टेंजन के बैरियर को हम पार कैसे करेंगे। उसमें 1000 दरवाजे होते हैं जो घूमते रहते हैं और उनमें से कोई एक ही टॉम ऑफ स्टार कॉरिडोर तक लेके जाता है जहाँ मास्टर टेंजन रहते हैं। अगर हम सही दरवाजा नहीं चुनेंगे तो टेंजन से भी नहीं मिल पाएंगे। अब यूजी मेगुमी से पूछता है कि नोबारा का क्या हुआ, वो ठीक है कि नहीं। मेगुमी कुछ नहीं बोलता और अपना सिर झुका लेता है, यानी नोबारा अब इस दुनिया में नहीं है, जो सुन यूजी को बहुत बुरा लगता है। तभी चोजो यहाँ आके बोलता है कि
उस बैरियर में घुसने का रास्ता मैं बता सकता हूँ। माहितो ने एक बार वहाँ से डेथ पेंटिंग्स और सुकुना की फिंगर चुराई थी, हम भी वही करेंगे। ये लोग अब जुजुत्सु हाई में आ जाते हैं, जहाँ इन्हें माकी मिलती है, जो कि अब बिल्कुल ही अलग दिख रही थी, क्योंकि शिबुया कांड में जोगो ने उसे जला दिया था। हेवनली रेस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी तो ठीक हो गई, लेकिन निशान रह गए हैं। यूकी भी यहीं थी। चोजो अब इन्हें बताता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी है, जिसमें जुजुत्सु हाई अपने कर्स्ड टूल्स और बाकी ऑब्जेक्ट्स को रखता है। उस तिजोरी में चोजो के 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग्स रखी हुई हैं और अपनी टेक्निक से चोजो उनकी लोकेशन सेंस कर सकता है। माकी बोलती है कि वो सब ठीक है, पर ये आदमी है कौन? यूजी बोलता है कि अभी के लिए ये समझ लो कि ये मेरा भाई है, जो सुन चोजो को बहुत खुशी होती है। चोजो अब इन्हें सही दरवाजा बताता है, जिससे ये लोग स्टार कॉरिडोर पहुंच जाते हैं। चोजो को यहाँ तिजोरी तक जाने का रास्ता भी दिखाई देता है और वो बोलता है कि मैं अपने भाइयों को जल्द ही यहाँ से आजाद करूंगा। इन लोगों को एक जगह पर खून के निशान भी मिलते हैं। ये वही जगह है जहाँ तोजी ने रिको को गोली मारी थी। यूकी बताती है कि 12 साल पहले यहाँ एक कांड हुआ था और कह सकते हैं कि सारी गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई थी। ये सब मेन हॉल में जाते हैं, लेकिन वहाँ रोशनी के अलावा और कुछ नहीं था। यूकी बताती है कि टेंजन की मर्जी होती है तभी वो दूसरों को दिखता है। गोजो सील हो गया तो उसे लगा था कि टेंजन उनसे मिलना चाहेगा। ये लोग अब वापस मुड़ के जाने लगते हैं, पर तभी टेंजन इन्हें आवाज लगाता है कि कैसे हो तुम लोग? जेनिन घराने के बच्चे यानी माकी, मिचिजेन के खून यानी यूता, डेथ पेंटिंग यानी चोजो और सुकुना का वेसल यानी यूजी। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।